डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने कल चीफ जस्टिस से मुलाकात की और इसमें उन्होंने अदलिया के अपनी पार्टी के साथ नारवा सलूक, इंतजामिया की जानिब से उनकी जमात को हरासा और दीवार से लगाने समेत शिकायत के अंबार लगाए, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन मुतालबात नुमा खदशात को अवाम के सामने रखा। जबकि इस मुलाकात में चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया कि वो सिस्टम में रहें और किसी का बायकॉट ना करें। आज बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों के साथ मुलाकात में इस बात की तस्दीक भी की, लेकिन यहां सवाल यह है कि हर बात पर मैं ना मानूं की जिद लगाने वाले पीटीआई चीफ जस्टिस के मशवरे को संजीदा लेगी। पीटीआई पर हर बात मानने के बाद ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस को मुकम्मल एक्टिव और मजबूत बनाने की कोशिशों में है। आज भी पीटीआई काबरीन ने जीडीए अरकान से मुलाकात की। पीटीआई की सोच है कि वो ईद के बाद इसी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के जरिए दोबारा से हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगी और आज सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरा लाहौर पर पहुंचे हैं, जहां वो वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में ऑपोजिशन की बढ़ती ताकत के बारे में बातचीत होगी और ये डेवलपमेंट जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं हुकूमत भी ऑपोजिशन के एक साथ इकट्ठे होने पर कुछ खौफसदा जरूर है, लेकिन तासुर यही दिया जा रहा है कि उन्हें ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस से कोई खास खतरा नहीं। फैसल वाडा तो ये तक कह चुके हैं कि ईद के बाद ना तो कोई एहतजाज होगा और ना ही ऑपोजिशन की तमाम जमातें हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। अब देखना यह है कि पीटीआई कैसे एक मुत्तफिका अलायंस के जरिए हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करती है और हुकूमत मुस्तकबिल में कैसे इस खतरे से निपटती है। दूसरी जानिब सिंध में भी सियासी तनाव बढ़ रहा है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार हो रही है और आज के डायलॉग में इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शेख वकास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। इससे पहले सर कि मैं आपके साथ गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं चाहूंगी पहले जरा आप ये सुन लीजिए। पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। जी सर, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कहते हैं कि मुझ पर तंज करते थे कि मैं पैसे मांगने जाता था, खुद भी तो बानी पैसे मांगने ही जाते थे, वो कौन सा बांटने जाते थे? फजूल बात है, इस बात पे मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। जवाब उस वक्त देने थे ना जिस वक्त वो ये सवाल कर रहे थे, उस वक्त तो आपकी मुफ्ती बंद हुई थी। अब जब उस शेर को आपने अडयाला में बंद किया हुआ है, आप जो मर्जी कहानियां इस कौम को सुनाए, डज इट रियली मैटर? बात तो ये है कि आपको नए पाकिस्तान से तकलीफ थी। आप लोग पुराने पाकिस्तान की वो सीधा ईंटें हैं जिनकी वजह से इस मुल्क की मईशत और इस मुल्क की तरक्की की बुनियाद तबाह हो चुकी है। आप लोग कहते थे कि ये ठीक नहीं है। आप लोगों ने हमसे इलेक्शन खींचा, डाका मारा हमारे मैंडेट के ऊपर। आज आप ऐसी बातें करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ऐसी ताने मारना, जुगते मारना, ये आसान काम होता है। जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा ना तो फिर हम पूछेंगे पैसे मांगने कौन जाता था और पैसे बांटने कौन जाता था। सर, कल आपकी पार्टी के मौजूद लोगों ने चीफ जस्टिस से काफ़ी लंबी चौड़ी शिकायत भी की, बात भी की, तो चीफ जस्टिस ने ऑब्वियसली आपको मशवरा ये दिया कि आप सिस्टम का बाइकआउट करने के बजाय सिस्टम का हिस्सा बन के रहें, रिलीफ खुद ब खुद मिल जाएगा। और ख़ास कोई आपकी शिकायतों पे उन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, तो क्या आप उनकी बात मानेगी तहरीक इंसाफ? नहीं, ये आपको गलत खबर किसी ने दी है। दूसरी बात ये, वो चीफ जस्टिस थे, वो कोई टॉक शो में बैठे हुए कोई अपोजिंग पार्टी तो नहीं थे कि कोई ना कोई हमने जवाब वहां से लेके आना था। ही वांटेड टू टॉक अबाउट दी कोर्ट रिफॉर्म्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हमारी पार्टी ने कहा कि उसको आप बाद में बात करें, पहले असल मसाइल है। असल मसाइल ये है कि पिछले गुजरने वाले 5 वज़राए आज़म जो है, ये हमारी पार्टी के जो वक्त था उसने कहा, उनके ट्रायल्स हुए और वो ओपन कोर्ट में हुए। खान के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? खान का ट्रायल जो है वो आप कर रहे हैं जेल के अंदर, और जेल के अंदर भी जो कोर्ट है उसका कंट्रोल नहीं है। वहां पे वकला रोज बेइज्जत हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, शिकायत आती हैं, एक्सेस नहीं है। खान के जो वकील है, एक प्रिविलेज होता है वकील का और क्लाइंट का, उसके दरमियान कोई नहीं आ सकता है। मगर जब खान के वकला मिलते हैं, खान से फरिश्ते, इंसान सब ऐसे करके ऊपर चढ़ के बीच में बैठे होते हैं, तो तमाशा बना हुआ है। वो जो ओपन ट्रायल और प्रिविलेज वाली बातें सब फारिग हैं। और जो असल बात जो बुनियादी उनको हमने कन्वे की, वो यही है कि हम बुनियादी तौर पे क्लैरिटी के साथ 26वीं तरमीम के मुखालिफ हैं, और 26वीं तरमीम से पैदा होने वाली हर सिचुएशन जो है वो उसी वजह से है। और क्योंकि हम और उसको हमने चैलेंज किया हुआ है। हमारे लोगों की लगती है दरखास्तें बेल्स के लिए आती हैं तो वो लगाई नहीं जाती हैं। गुजरांवाला हमारे 51 लोग हैं जिनको 5-5 साल सजा हुई है 9 मई के हवाले से। 8-10 महीने हो गए हैं, दरखास्त की हुई डेट ही नहीं मिल रही है।
फिर जो फस्तायत हो रही है, जो पार्लियामेंटेरियंस उठाए जा रहे हैं, जो उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो बगैर किसी उसके केस झूठे बनाए जा रहे हैं, वो सारी फस्तायत जो है, यहाँ तो आपका पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। बस मैं इसी तरह कहूंगा कि जो कुछ हुआ वो हमने उनको बताया, और उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से असल में बड़ी चीजें सामने लाई, जिसपे उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप इन राइटिंग दें। और जो उन्होंने कहा, जो हमने उनको खत लिखा था, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो आईनी बेंच को भेज दिया है। अब अगर इसको लीगली देखा जाए तो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज टेकन द कॉग्निजेंस, और वो लेने के बाद उन्होंने उसको इस काबिल समझा कि वो आपने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दी। उनका एलामिया आया, वो पढ़ लें। उन्होंने खान साहब की पार्टी और खान साहब को एक्नॉलेज किया है। बाकी ये सिस्टम में किसने रहना है किसने नहीं, ये तो हर अपनी जो है वो पार्टी के अपने मामलात हैं। तो शेख मगर साहब ये कि जो जवाब नहीं आया या रिएक्शन नहीं आया, बच्चों वाली बातें हैं, इसमें क्या बंदा कह सकता है। लेकिन फवाद साहब और आप खासे करीब भी रहे हैं, और जब आप पार्टी के अंदर आए वो पार्टी से बाहर हो गए, और अब तो जब से वो पार्टी से बाहर है वो आप पे इल्जामात की बौछार कर रहे हैं ज़ाती तौर पे। वो कहते हैं कि आपने अफगान जहाद में असला बेचने का कारोबार शुरू किया, पूरा केपी में रहकर आप बेच रहे हैं, जाली अकाउंट्स आप चला रहे हैं। आपको नहीं लगता है इस बातों को रिस्पॉन्ड आपको तो करना चाहिए ज़ाती हैसियत में? मेरा ख्याल है शायद आपने मुझे पिछले 4-5 दिन, आपके प्रोड्यूसर ने आपको रिसर्च नहीं की, आपको बताया नहीं कि ऑल दीज थिंग्स हैव बीन रिस्पोंडेड प्रॉपर्ली इन मेनी प्रोग्राम्स। 2-3 दिन मुसलसल किया, उसके बाद हमने ये सोचा कि दिस इज व्हाट दीज इंडिविजुअल्स वांट। यदि ऐसी बोलिए पुट्ठा सीधा, जिसमें ना कोई हकायक हो, उस बात के पल्ले हो, और अगला जवाब दे और हमारी दुकानदारी चलती रहे। तो हम यही सोचा है कि लानत करें, इन लोगों की दुकानदारी बंद होनी चाहिए जो इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, जिन टीवी चैनल्स ने और जिन क्या कहते हैं अखबारात ने बगैर तहकीक के छापे हैं, आई एम टेकिंग एवरीबॉडी टू द कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। और सर, अगर इफ ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पीटीआई और ऑब्वियसली आपकी लीडरशिप उसे ओन नहीं करती, वो किस कैपेसिटी में खान साहब से मुलाकातें करते हैं, और फिर खान साहब उन्हें टास्क भी दे देते हैं कि वो मौलाना साहब से जाके बातें करें? बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, आपको ये पता होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई आदमी आपको इसमें वो ना करे। ही इज को-एक्यूज्ड आप समझती हैं कि एक ही एफआईआर एक ही पर्चे में है। ये को-एक्यूज्ड उस केस में है जिसमें 50-60 लाख और भी हैं, जिसमें शेख रशीद भी है, जिसमें सदाकत अब्बासी भी है, जिसमें शेख चीमा भी है। तो ये लोग वहां जब तारीखों पे पेशियों पे जाते हैं, छोटी सी अदालत है, छोटा सा कमरा है, उसमें बहुत से को-एक्यूज्ड हैं जिन्हें सन छोड़ के दौड़ भी गए सन, ट्वीटा भी कर गए सन, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर गए सन, रोंदे धोंदे गए, गिरते ठांदे फांदे सब कुछ करते गए। तो वो सब बातें अपनी पेशियां भुगतते हैं, और उसके बाद पेशियों के दौरान 2-2, 4-4 घंटे उस कमरे में अगर वो खान के पास बैठ जाता है तो उसका क्या मतलब है? आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप दें। ये 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले ट्रायल शुरू हुआ है। उससे पहले खान ने आज तक इन इंडिविजुअल्स को मुलाकात के लिए नहीं बुलाया। मुलाकात वो होती है जिसके लिए बुलाया जाए, जो हफ्ते में जुमेरात को और ट्यूसडे को होती है, जब नाम दिए जाते हैं और बंदे बुलाए जाते हैं। क्या इन इंडिविजुअल्स को आज तक उस मुलाकात में बुलाया गया? नहीं। जब से ये शुरू हुआ है ये ट्रायल, ये इंडिविजुअल्स जो है ये खान को मिलते हैं। तो मेरे को ये दसो सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है, वो आपको कायल करे। और आप लोग भी जो टीवी वाले कई हमारे दोस्त एंकर भाई और बहनें हैं, वो भी हमें खाम खा की उस सनसनी फैलाने के लिए फिर कई दफा उसका हिस्सा बन जाते हैं। वैसे तो बड़े रिसर्च करके आते हैं हमारे से सवालों पर, इन चीजों की रिसर्च नहीं करते। वो रिसर्च क्या है भाई? 6-7 महीने वो जाता रहा है वहां पे, आज तक इमरान खान ने उसको वापस क्यों नहीं लिया अपनी पार्टी में? आपको कन्विंस करने की क्या जरूरत है? वकास अकरम को कन्विंस करने की क्या? वो कन्विंस करना है इमरान खान को, जितनी पार्टी है। सो वो जो खबरें आती हैं कि खान साहब जी वो कायदे इमरान खान साहब ने 9 मई के बाद 22 जुलाई को उमर अयूब खान को हुक्म दे के इस इंडिविजुअल को पार्टी से किक आउट कर दिया था, और उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि ये आईपीपी में गया है, इसने ट्वीट किया है। ये क्या वो है? आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा, सोशल मीडिया मुफ्त ही नहीं है। नहीं, वो मैंने भी देखा है सर। लोग ये नहीं पूछते को मेरा चंद तू 6-7 महीने जाना रहा खान, तेन वापस क्यों नहीं लेना? तू जो हर बंदे दी लत्तां नूं पिया है। नहीं सर, ये सवाल मैंने उनसे किया था। उन्होंने कहा ये खान साहब की पॉलिसी है, वो कब आके ऐलान करेंगे। इसका मतलब है कि वो जो बात ये करते हैं कि खान साहब उन्हें टास्क दे रहे हैं कि जाएं मौलाना से मुलाकात करें ग्रैंड अलायंस के सिलसिले में और लोगों से बात करें, वो फर्जी है, उन्हें कोई टास्क नहीं दिया गया। आप देखें बादशाहों वाली बात, इमरान खान साहब की इतनी बड़ी पार्टी है, इमरान खान साहब के पास 94 MNA है, पंजाब में 107 MPAs है,
यहाँ पे केपी में गवर्नमेंट है तो एक वो बंदा रह गया जेड़ा ना मेंबर पार्लियामेंट है ना पार्टी का मेंबर है, वो बंदा रह गया तू जाके मिल मौलवी में, और बंदा कोई नहीं नजर आता। बच्चों वाली बातें सारी छोड़े, आप ये कहानियां हैं इसको। चले पहले सवाल यही है, सवाल सिर्फ यही है कि मेरा चाह तू मुझे 6-7 महीने तू जा रहे हैं तो खान ने वापस क्यों नहीं दिया? एंकर्स का सर क्यों खाते हो? पार्टी के लताएं क्यों पहना? जाके खान ना गल करना उधर। देखे पार्टी इमरान खान साहब की है, बिल्कुल खान जिसको मर्जी वापस ले ले, मैं कौन हूं एतराज करने वाला? सलमान अकर राजा कौन है एतराज करने वाला? रऊफ हसन कौन है एतराज? वापस ले ले, अल्लाह अल्लाह खैर हमारी सारा आंखों पे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा शेख साहब, ये खबरें आ रही हैं कि मौलाना ने शर्त रखी है कि अलायंस को लीड वो करेंगे और जो 3 शराइत रखी है उनमें से एक ये है, तो पहले तो बताइए क्या ये दुरुस्त है कि वो चाहते हैं कि अलायंस की सरबराही वो करें, और अगर वो ऐसा चाहेंगे तो करें? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई अभी तक। इत्तेफाक हो गया था, इत्तेफाक के बाद एक एलामिया इशू हुआ, जिस एलामिया में एक नया इलेक्शन मांगा गया। जब ये इत्तेहाद बन जाएगा तो ये आपस में फैसला कर सकते हैं, और वो अगर फैसला ऐसा हुआ तो जिसमें खान साहब की गाइडेंस की जरूरत हुई तो वो भी ली जा सकती है, क्या फर्क पड़ता है? और जो सर ईद के बाद एहतजाज होने जा रहा है उसकी क्या शक्ल होगी? और पंजाब के अंदर हालात खासे ख़राब हैं पीटीआई के, उस तरह मुतहरक नज़र नहीं आती। आप केपी में मौजूद हैं, आप पंजाब वापस नहीं जाते, तो ये किस तरह लीड होगी सारी मुहिम, किस तरह करेंगे आप? देखिए जी, मेरे पास तो ऐसी जिम्मेदारी है कोई नहीं कि मैंने पंजाब में से कुछ लीड करना है। पंजाब के अपने सदर भी मौजूद है, एक चीफ ऑर्गेनाइजर भी वहां पे मौजूद है। मेरे ख्याल में आपको किसी ने बताया नहीं, मैं सेक्रेटरी इतलात हूँ, वो भी मरकज का। तो मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो मैं अगर टिम्बकटू में भी बैठा हूँ और मैं आपके साथ टॉक शो कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा, और मैं अगर लंदन में भी बैठा हूँ तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि 26 नवंबर के हवाले से ये जो कताल हुआ था उसमें मेरे पे कोई दर्जनों 2 दर्जन से ज्यादा केसेस सिर्फ इस्लामाबाद में, फिर पिंडी में, फिर रेंजर्स के कत्ल का केस डाल दिया गया। मैं अपनी जमानतों के लिए केपी आता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। तो वो कई लोगों को पता नहीं क्या एतराज है। मैं तो कई दफा उनसे पूछा है कि मैं कौन सा केपी में आपके घर में रह रहा हूँ जो आपको इतना एतराज है? मेरे देखे ना 9 मई से लेके 8 फरवरी के इलेक्शन तक भी तो मैं केपी में था। उस वक्त क्यों तकलीफ नहीं थी, उस वक्त क्यों एतराज नहीं था, और वहां बैठ के हमने इलेक्शन जीता था। बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन अपना बचा नहीं सके, ये भी याद रखिएगा। बहुत से जो धरनाट बने फिरते हैं ना, वो फॉर्म 47 का वो हो गए। हमने तो अपने इलेक्शन भी बचाए हैं, खान का नजरिया भी आगे लेके चले हैं, कुर्बानियां अपने कारोबार, अपने बच्चों के। I haven't met my kids for last 6-7 months. तो सर इसमें भी कोई so, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। और पंजाब में याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले हम लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हमने स्वीप किया है, पूरा पैनल हमने जीता है। हमने 8 फरवरी को पंजाब में से सबसे ज्यादा एमएनए निकाल के दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर, खान साहब की तस्वीर के ऊपर। उस वक्त भी लोग कहते थे जी कोई निकलेगा नहीं, कोई वो नहीं होगा, वो क्या पोलिंग एजेंट नहीं होगा, कोई फलां टीम नहीं होगा। तो जब सीटों की भरमार लगी तो तबीयत साफ होगी। पंजाब जाग रहा है। पंजाब पे जो फस्तायत है वो पाकिस्तान के किसी सूबे पे नहीं। पंजाब में जो जुल्म हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा। पंजाब में जो बेगैरती हो रही है वो और कहीं भी नहीं हो रही। पंजाब में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है वो कहीं भी नहीं हो रहे। इसके बावजूद पंजाब के लोग जिन्होंने खान के साथ खड़े होने की कसम खाई है वो बेचारे खड़े हैं, अपने वसाइल उनके महदूद हो गए हैं, उनके कारोबार वो हो गए, इसके बावजूद वो सब खड़े हैं। एक पंजाबी को सलाम। तो वकास साहब, आप इस खबर को भी डिनाई करेंगे कि वो जो खबरें आ रही हैं बानी पीटीआई से मंसूब के, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था कि शेख वकास पेशावर में क्या कर रहा है, मैंने तो इसे पंजाब में पार्टी को मुनज़्ज़म और फाल करने का कहा था। आपने ऐसी खान साहब ने कोई बात ही नहीं की। खान साहब अगर मुझे हुक्म देंगे तो मेरी क्या मजाल है जनाब। मैं खान पार्टी का सेक्रेटरी इतलात हूं, मैं को खान से ऊपर तो कोई नहीं हूं। खान मुझे हुक्म देगा तो जहां हुक्म देगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इसमें कौन सी बात? ये तो ऐसे चंपू हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। और सर पीटीआई पंजाब में मंसूबों पर तख्तियां और नाम तब्दील करने पर वावेला तो करती है, और आप लोग भी अब अरबाब स्टेडियम का नाम बानी के नाम पर रखने का सोच रहे हैं। पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगाने की रवायत सर खत्म होनी चाहिए ना अब? नहीं, पुराना मंसूबा ये कोई नहीं है, उसकी तो वो अभी मुकम्मल हो रहा है। आपको किसने कह दिया पुराना मंसूबा है? अभी तो उसकी आखिरी जो चीजें हैं वो जो उसकी वो जो नाइट मैचेस के लिए जो लाइट्स है वो इन द प्रोसेस ऑफ वो उसमें है। बड़े अरसे से ये मंसूबा ड्रैग हो रहा था। अब पीटीआई की हुकूमत खत्म हो रहा है और इसके वो लाइट्स वाइट्स लग रही हैं। मुझे आप ये बताएं ना, हमारे लिए तो सबका एहतराम है, अरबाब साहब का भी एहतराम है, उनकी फैमिली के बहुत से लोग जो है हमारी पार्टी के एमएनएज एमपीज हैं, सब हमारे भाई हैं, एहतराम है। अगर जो मर्जी है कि इमरान खान से ऊपर तो हमें किसी का एहतराम नहीं है, तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। क्रिकेट और इमरान खान को कोई अलग कर सकता है? मतलब व्हाट इज दिस? इज अ क्रिकेट स्टेडियम, यू नो, एंड देयर इज अ पीटीआई गवर्नमेंट।
बिल्कुल सही। सो अब हम उम्मीद छोड़ दें कि हुकूमत और पीटीआई में किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं शुरू? नहीं, ये हिपोक्रेट लोग हैं, ये झूठे हैं, मुनाफिक हैं और गैर संजीदा हैं, बातें करते हैं। मगर देखें ना, मुज़ाकरात हमने शुरू किए थे 26 के कताल के हवाले से, 9 मई के हवाले से। अब उसके तो मुजरिम भी यही है। अगर कोई 3 सीनियर जज उसकी आज़ाद तहकीकात करवा लेंगे तो फिर फंसना देना नहीं है ना, कोई मतलब है कि फिर क्यों कराएंगे वाह। और आप देखें, एक मुलाकात खान से ये मुज़ाकराती कमेटी की 3 हमारी नशिस्तें हुई, एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात नहीं हो सकी। और जी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कान में कहते थे हमारे हाथ में नहीं है, वो तुम कोई हुक्म आ रहे हैं, वो तुम कोई हुक्म आ रहे हैं, सारे हाथ में नहीं है। वो अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा इमरान खान मेरे पास बंद है, सुना आपने? उन्होंने कहा मेरे पास बंद है अडयाला में। भाई अगर आपके पास बंद है तो फिर हम तो ठीक कहते थे ना कि आप लोग ही हैं जो मुज़ाकरात सबूताज कर रहे हैं, आप ही थे जो मिलने नहीं दे रहे थे हमें। सर, तो एक आखिरी सवाल, आपको लगता है ईद के बाद कुछ बड़ा इम्पैक्टफुल एहतजाज पीटीआई कर पाएगी जिससे कुछ आपके मुतालबात भी पूरे हो सके, पीटीआई को सियासी स्पेस भी मिल सके? वाडा साहब तो कहते हैं उन्हें ईद के बाद कोई एहतजाज नजर नहीं आ रहा, बल्कि अलायंस वाली सारी जमातें हुकूमत के साथ हैं। वाडा साहब तो कहता सी, वाडा साहब की पुरानी गल्लां ही व्याख्या करो ना, क्रेडिबल बंदी की गल करा करो। वाडा साहब तो कहता था कि इनको तो इलेक्शन में एक पोलिंग एजेंट नहीं बिठाने देंगे, इनकी तो तस्वीरें नहीं होंगी, इनका तो एक एमएनए इलेक्शन नहीं जीतेगा, इनकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं होगी। वो कहते वो होती है पेशेंट को, या शेख रशीद तरह को तो लग गया तो कोई ना लग गया, वो ठीक है चलता है काम, तो मत संजीदा लिया करें चीजों। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे शेख वकास अफजाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखते हैं ये मामलात पीटीआई के लिए कहां तक जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। सर, फिलहाल तो खबर तो बड़ी यही है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं और इस बार इशूज़ डंपर का है। और एमक्यूएम इल्ज़ाम ये लगाती है कि मेयर कराची यानी आपकी भी मिली भगत और आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है और अदालती अहकामात को भी सिंध हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है और कराची एडमिनिस्ट्रेशन भी हवा में उड़ा रही है। मैं ना तासुब की सियासत करना चाहता हूँ, ना नफ़रत की सियासत करना चाहता हूँ, ना तफरीक की सियासत करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इस तरह की जो बयानबाजी है उससे मसाइल हल नहीं होते हैं, उसके साथ परेशानियाँ ज़्यादा जन्म ली जाती हैं। ये एक तकलीफ़ दह मरहला है। जिन लोगों की अमवात हुई है इन हादसात में, बहुत अफसोस है उनकी जानों के नुकसान के ऊपर। जिस तरीके से वो जो ट्रक्स वगैरह की वाक़यात हैं वो काबिल मुज़म्मत भी हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके इन मामलात को हल नहीं किया जा सकता। लोगों को इश्तियाल दिला के मामलात को हल नहीं किया जा सकता। हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची हो या सिंध हुकूमत हो, कोशिश ये करिए कि इस मामले को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल कर लिया जाए। यानी कि जो ट्रक्स वग़ैरह हैं जो कि अप कंट्री ट्रैफिक है, सारे मुल्क के अंदर जो कराची पोर्ट से सामान जाता है वो भी बआसानी जा सके और उसके साथ साथ जो हमारे शहरी हैं उनके जानो माल को कोई नुकसान भी ना हो। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश हम कर रहे हैं और पुरुमीद है इंशाअल्लाह कि जो कराची शहर की इंतज़ामिया है इसको एहसन अंदाज से हल कर लेगी। बिल्कुल ठीक है। और सर, एक और इल्ज़ाम जो कल से वो लगा रहे हैं वो है सियासी विक्टिमाइजेशन का, कि कल आफाक अहमद को 2 केसेस में अदालत बरी करती है, फिर उन्हें फौरी किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो तो ये भी कहते हैं कि आफाक के साथ वही हो रहा है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में पीटीआई के साथ कर रही है। एक ज़माने में कराची शहर में गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मार दिया जाता था। बोरीबंद लाशों का आपने तस्करा सुना होगा जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले हालात नहीं है कराची शहर के अंदर। जो कानूनी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। मैं आफाक अहमद साहब का दिल से एहतराम करता हूँ, वो एक काबिल इज़्ज़त शख्सियत हैं, एक सियासी जमात के सरबराह हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो उनका बयान था, जो स्टेटमेंट था, वो दुरुस्त नहीं था, वो काबिल मुज़म्मत मेरे लिहाज से है। बिकॉज कराची शहर जो है वो किसी एक कौमियत का, किसी एक रंग नस्ल, किसी एक मज़हब का नहीं है। इसके अंदर एक मिनी पाकिस्तान है, हर तरह का अल्लाह ताला का बंदा इस शहर में बसता है। तो उसको कौमियत के अंदर उसका रंग देना, ये कहना कि किसी मखसूस कम्युनिटी के साथ ज़्यादती की जा रही है और ये कह देना कि जलाओ घेराव कर लो, किताबें बेच दो और असलाह ख़रीद लो, मैं समझता हूँ ये बयान भी दुरुस्त नहीं है।
तो अगेन कानूनी प्रोसेस चलेगा। मैं कानूनी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर एफआईआर कटी है तो मैं समझता हूँ एफआईआर के ऊपर कार्रवाई होती है, और अगर बेल उनको मिलती है तो उनको रिहा कर देना चाहिए। लेकिन कम अज़ कम अब वो वाले हालात कराची शहर में नहीं है कि एक ज़माने में इन लोगों की अपनी अदालत होती थी, उस अदालत के तहत खुद ही ये चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देते थे। सर, लेकिन ये तो आप मानेंगे, ज़ाहिरी बात है कराची एक बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, हर तरह के डायनामिक्स के यहाँ पर लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं अमन व अमान और इंतज़ामी मसाइल तो हैं ही। कुछ दिनों पहले हमने रिश्वतखोरी और पुलिस के हवाले से जो शिकायत इंजीनियर्स के हुए वो सिंध हाई कोर्ट में गया मामला, बाद में दब भी गया। हो सकता है सिफारती ज़राए वहाँ पर काम आए हों। लेकिन MQM जब इंतज़ामी अख्तियारात पर बढ़ते हुए क्या पता एक मिनट आपने कहा क्या पता कि सफारती चैनल इस्तेमाल हुआ, क्या पता वो इल्जामात बेबुनियाद थे, झूठ थे। ये मुझे समझ नहीं आता कि जब सिंध की बात की जाती है तो आप क्यों अज्यूम करते हैं कि गलत चीज की बात की जा रही होगी। ये भी तो हो सकता है गलत इल्जाम लगाया होगा, बेबुनियाद इल्जाम लगा होगा, और वक्त ने साबित कर दिया कि बेबुनियाद इल्जामात हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सर, जब MQM बार बार इंतजामी मामलात पर बात करती है, यहाँ तक कि गवर्नर सिंध चीफ जस्टिस वहाँ पर ख़त लिख देते हैं, आपको नहीं लगता फिर उनसे बैठकर बात करनी चाहिए कि अच्छा नहीं लगता कि बार बार इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएं और फिर ये भी इल्ज़ामात लगा दें कि जनाब ताजरों को फिर से भत्ते की कॉल्स आती हैं और कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं, और डायरेक्ट इल्ज़ाम होता है कि भत्ताखोरों को परवान चढ़ाया जाता है। अगर भत्ताखोरी हो रही है वो काबिल मुजम्मत है, गलत है, नहीं होनी चाहिए। मेरी सियासी जमात, मेरी हुकूमत को तो एक क्रेडिट जाता है कि शहर कराची में एक ज़माने में किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, एक्सटॉर्शन हो, भत्ता हो, ये तमाम चीज़ें एक नॉर्मल मामूल था। बोरीबंद लाशें मामूल था। पहिया जाम हड़ताल जब मैं बड़ा हो रहा था शहर के अंदर तो एक मामूल की चीज़ थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के अंदर उस तरह की चीज़ें नहीं होती। आज कराची शहर में कोई नो गो एरिया नहीं है। आज कराची शहर के अंदर चीज़ों को बंद नहीं कर दिया जाता। ये क्रेडिट जाता है हमारी हुकूमत को, हमारी इंतज़ामिया को कि हमने वो सख्त फैसले किए जिसकी वजह से आज ये फ़ायदा हो रहा है। अब गवर्नर साहब जो हैं वो कोई ख़त लिख दें, कभी कोई बयान दे दें, ये उनका हक है, उनका राइट है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा बिकॉज हुकूमत का गवर्नर साहब से कोई लेना देना नहीं होता। मैं तो चाहूँगा, गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कि वो MQM की नुमाइंदगी भी करते हैं, वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो MQM के दोस्तों को समझाएं कि अगर सूबाई हुकूमत सिंध की कामयाबी से वज़ीर आज़म से इजाज़त ले पाती है कि कराची का हैवी ट्रैफिक जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे के ज़रिए जाए ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन ना हो, तो मुझे बताया जाता है कि MQM के सख्त एतराज़ात थे और गालिबन मुस्तफ़ा कमाल साहब के कहने पे लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर जो फैसला किया जा रहा था हैवी ट्रैफिक के खुलने का, उस फैसले को फिर वफाकी हुकूमत को प्रेशर में आने के बाद पीछे हटना पड़ा। तो MQM अगर चाहती है कराची शहर की खिदमत करना, पिछले 40 साल उन्होंने हुकूमत की है, हर हुकूमत का ये लोग हिस्सा होते हैं। पूछे वफाकी हुकूमत से कि कराची शहर के लिए कौन सा पैकेज लेके आ रही है वो, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे वफाकी हुकूमत को कराची शहर के लिए जो करने की ज़रूरत है और वो नहीं करती, तो हम उसके ऊपर ना सिर्फ बयान देते हैं, हम ख़त भी लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को। हम उनको कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जो आप इस्लामाबाद के लिए, लाहौर के लिए कहते हैं ना शहबाज स्पीड, वो कराची के लिए भी कहना शुरू करें। K4 को शहबाज स्पीड की तरह ख़त्म कर लेंगे तो कराची की आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत हो पाएगी। मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत ने कराची शहर के लिए कोई बड़ा मंसूबा अपने बजट में नहीं रखा, और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो MQM वाले हमारे दोस्त हैं, ये गली मोहल्लों की नालियों की स्कीमें जो है ना वफाकी हुकूमत से अप्रूव करा के लाएं और मुझको मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं, या कराची के टाउन चेयरमैन के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि हम वफाकी हुकूमत को इजाज़त दे दें। ये वो लोग थे जो डेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो आर्टिकल 140A की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो कहते थे KMC को मजबूत किया जाए। इनका अपना किरदार देखें, ये खुद अपने किरदार से चाह रहे हैं कि कराची के मामलात को कराची का मेयर हल ना करे, कराची के टाउन चेयरमैन हल ना करे, कराची के मामलात को इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई वफाकी वजीर हल करे। तो मैं समझता हूँ ये जो कौलो फेल में तजाद है MQM का,
ये दुरुस्त नहीं है और कराची के बेहतरीन मफाद में नहीं है। ठीक है, लेकिन मुर्तज़ा साहब होता यही है असल में कि अगर MQM से कोई मेयर हो और अब आप हैं तो वसाइल ना होने या पैसे लेने का उज़र हमेशा पेश करते हैं और फिर वफाक से ही फंड्स का मुतालबा करते हैं। तो ये चीज़ तो मुश्तरक हुई दोनों जमातों के अंदर ना, कि आप भी शहबाज शरीफ साहब से शिकवा कर रहे हैं, हालांकि सूबाई हुकूमत आपकी है। मैं बताता हूं कि मुझे मेरी सूबाई हुकूमत कराची शहर के लिए कितने पैसे दे रही है। K4 की ऑगमेंटेशन के लिए 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो सूबाई हुकूमत के ताउन से मेरा इदारा एग्जीक्यूट करने जा रहा है। मुझे वजीर आजम की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। मैं कराची शहर के लिए इजाफी पानी लाने के लिए हब डैम के मंसूबे के लिए काम कर रहा हूँ। 12.8 अरब रुपए जो है ना मेरी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने मुझे प्रोवाइड किए हैं। कराची शहर में बसें लानी हो, कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम हो, वो तो मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा पार्टी का चेयरमैन मेरी मदद कर रहा है। अभी शाराय भुट्टो हमने बनाई है जो कि कराची के मलीर नदी से होती हुई शहर से बाहर ट्रैफिक को लेके जाएगी। वो अपनी सिंध हुकूमत के जरिए बनाने में हम कामयाब हुए। 56 अरब रुपए का वो मंसूबा है। तो ये तो आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा जब मैं आपको प्रोजेक्ट गिनवाना शुरू करूंगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ चाहे इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत हो, कराची शहर के लिए कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। इमरान खान साहब ने 162 अरब रुपए का वादा किया, दिया कुछ नहीं। फिर 1100 अरब का वादा किया कुछ नहीं। फिर शहबाज स्पीड की बातें की गई, किया अभी तक कुछ नहीं। मैं बड़े एहतराम के साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं वो नेक नियत आदमी है, वो काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो हमारा हाथ थामे, जिस तरह वजीर आला सिंध हाथ थाम रहे, हमारी मदद कर रहे, उसी तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान को भी कराची का हाथ थामना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। और ये बिला तफरीक कराची शहर में काम हो, क्योंकि कराची शहर पाकिस्तान का वाहिद कॉस्मोपॉलिटन शहर है। कराची शहर पाकिस्तान का फाइनेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कैपिटल है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो तरजीहात वफाकी हुकूमत की होना चाहिए वो कराची शहर के लिए उस तरीके से नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर यही समझा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी को, वो अभी तक बरकरार हैं, क्योंकि नून लीग आप लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहती, साथ भी रखना चाहती है, फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर नहीं करती। देखें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि वो कहें, चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाएं और कहें कि मुराद अली शाह साहब आपको खफा नहीं होना चाहिए, ये हमारी कमिटमेंट थी, ये हम आपको पैसे डिसबर्स करके देते हैं। वो बताएं मुर्तज़ा वहाब साहब कि आप बताइए कराची शहर के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, हम आपको पैसे देते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे वाक़यात बताऊं कराची शहर के अंदर कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मिंग जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी बातें करते हैं, माशाअल्लाह मुबारकबादें वसूल करते हैं। उस कराची स्टॉक एक्सचेंज का नाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया। उस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पिछले 35 साल से पाकिस्तान रेलवेज के साथ डिस्प्यूट है, वो आज तक ये लोग हल नहीं करा पाए। मैं अभी बोलने पे आऊंगा, मैं इतनी बातें कर सकता हूं कि फिर तिश्नगी होगी, इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपने वफाकी वुज़रा को भी कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहता हूं कि कराची शहर इस मुल्क को चलाता है, कराची शहर को चलाएं, कराची शहर की मदद करें। चाहे सिंध हुकूमत हो, कराची की इंतजामिया, वो आपके साथ बैठेगी। ये मुल्क हम सबका है, ये सूबे हम सबके हैं, ये शहर हम सबका है। तो मुर्तज़ा साहब, अब ताजिर अब आपकी हुकूमत से सेटिस्फाई हो चुके हैं? क्योंकि एक वक्त तो वो भी था ना, हमने सुना कि वो मुस्लिम लीग नून वालों से कह रहे थे कि जनाब आप हमें मरियम नवाज दे दें कुछ अरसे के लिए, मुराद अली शाह साहब आप रख लें। फिर बिलावल भुट्टो ने भी उन्हें ये कहा कि कोई शिकायत है तो मुझसे करें, जगह जगह चुगली ना करें। सो अब कुछ बेहतर है, आप ऑन बोर्ड लेकर ताजिरों से बात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन के हल हुए? ये इंसानी फितरत है कि हम सब पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर लेते हैं, सामने इस तरह की कोई बात नहीं होती, तो पीठ पीछे तो कुछ भी कह दिया जाता है। बिलावल साहब ने यही कहा कि अगर कोई शिकायत है आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर साहब को बताइए। तो बिलावल साहब के सामने तो किसी ने कोई शिकायत नहीं कही। जिन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था मरियम बीबी के हवाले से, मेरे ख्याल में बाद में खुद उस स्टेटमेंट को वो चेंज कर गए कि मैं तो मजाक में ये चीज़ कह रहा था। तो मेरे ख्याल में ताजिर बिरादरी जो है उसकी जो रिजर्वेशन होती है, आप उनके साथ बैठेंगे, कभी उनसे बात करेंगे। आजकल रेगुलरली वज़ीर आला सिंध की हमारी उनसे मुलाकातें होती हैं। उनके एतराज़ात हैं कि कराची शहर को उसके हिस्से की गैस नहीं मिलती, उनके एतराज़ात हैं कि कराची शहर को उसके हिस्से की बिजली नहीं मिल रही, उनको एतराज़ात हैं कि कराची शहर को जो डेवलपमेंट की मद में
फेडरल गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट आने की ज़रूरत है। जिस तरह मोटरवे उन्होंने पंजाब में बनाए हैं, उसी तरीके से उनको कराची को आप कंट्री कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये सारे उनके गिले शिकवे जो हैं वो वफाकी हुकूमत के हवाले से हैं, जो हमारे सामने भी करते हैं, और अगर आप टीवी पे कभी इनको मदऊ करेंगे तो आपके सामने भी वो ये बात करेंगे। तो बेहतर यही है कि वफाकी हुकूमत उन मामलात को हल करे जो हमसे इशू पर्टेन करते हैं। हम तनकीद से कभी नहीं घबराते, जहाँ गलती करेंगे उस गलती की तस्हीह करने को हम तैयार होते हैं। और अगर किसी बिजनेसमैन को कोई इशू है हमारे किसी अफसर से, हमारी किसी पॉलिसी से, तो वी कैन ऑलवेज सिट डाउन टुगेदर एंड रिजॉल्व दोज इश्यूज। ये बड़ी अच्छी बात है सर, बिकॉज बैठे बगैर तो मसला हल नहीं होगा। तो एक और अहम मसला था, और आज आपने देखा भी होगा, इरसा ने उस मंसूबे की मंजूरी दे दी है और सिंध के पानी के ऊपर आप लोगों को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो मंजूरी दे दी गई है, इस पर अब पीपल्स पार्टी ने अपना स्टैंड कुछ तब्दील किया है, राज़ी है इस पर? मैंने वो फैसला अभी तक देखा नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं है। अब जो मैंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट देखे हैं, सिंध हुकूमत के स्टेटमेंट देखे हैं, उसमें वो बार बार एक चीज़ कहते हैं कि जो इंडस वाटर अकॉर्ड है 1991 का, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो होने की ज़रूरत है। हमारे खदशात ये हैं कि हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलता। तो अगर वफाकी हुकूमत उन एतराज़ात को, उन रिजर्वेशंस को हटाने में कामयाब हो जाती है, तो हम तो पाकिस्तान की तरक्की के हामी हैं। हम तो चाहेंगे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पानी आए। हम चाहेंगे कि हमारा थर का सहरा भी आबाद हो और चोलिस्तान का सहरा भी आबाद हो। हम तो चाहेंगे कि हमारा हैदराबाद का या दादू का जो एरिया है वो भी आबाद हो और बलूचिस्तान का इलाका भी आबाद हो। हम तो चाहेंगे रहीम यार खान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह जो ये मसाइल हैं उन मसाइल को हल होने की ज़रूरत है। और फेडरल गवर्नमेंट को तमाम फेडरेटिंग यूनिट के साथ बैठ के कानून और आइन के मुताबिक इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल सर, केपी के अलावा पीटीआई को कहीं तहरीक और जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, और यही हालात वो कहते हैं कि कराची में भी है, वहाँ पर भी हम पे ये हक से हमें महरूम रखा जाता है और एहतजाज नहीं करने दिया जाता। देखिए, हम एहतजाज के हामी हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है कोई सियासी जमात एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज की आड़ में कोई गैर कानूनी सरगर्मी, कोई जलाओ घेराव, सड़कों को बंद करना, पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसको नुकसान पहुंचाना, इस बात की ना इजाज़त देने में हम बिलीव करते हैं और ना इंशाल्लाह कभी देंगे। आपके सामने है 9 मई का वाक़या, जब कराची शहर में हुआ था तो ना सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा। हमारी बसेस को, वाटर सेवरेज बोर्ड की गाड़ियों को, आप सहाफ़ियों की मोटर बाइक्स को जला दिया गया था। कराची के अंदर शहर को बंद करने की कोशिश की गई थी। तो सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आपके इस राइट टू प्रोटेस्ट की हामी है। आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में अगर आप समझते हैं कि आप शहर को बंद कर देंगे, सूबे को बंद कर देंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, कोई गैर कानूनी सरगर्मी करेंगे, इसकी ना माजी में हमने इजाज़त दी है ना आज इजाज़त देंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ मौजूद। और इसमें तो कोई शक नहीं है, कराची एक बड़ा शहर है, सिंध एक बड़ा सूबा है और एक इकोनॉमिकल हब भी है, वहाँ के मसाइल हल होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे महर मौशियात है डॉक्टर हाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आज के अखबारों में सर एक खबर बड़ी लगी हुई थी कि IMF का वफ़द दौरा करके तो चला गया, लेकिन एक बात कहकर गया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बड़ी संजीदा तरीके से कोशिशें कर रही है, लेकिन मार तब खा जाती है जब टैक्स कलेक्शन ना हो और फिर कर्ज के बोझ तले दब जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इकरा साहिबा ये बात आया है कि पाकिस्तान 77 साल में अपने टैक्स के निज़ाम को मसावी बनाने में, जिसका मतलब इज़ द फॉलोइंग कि आप एंकर पर्सन हैं, जो आपकी इनकम आती है, अगर मैं कंसल्टेंसीज करता हूँ या इनकम लेता हूँ, उससे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेल और होलसेल का इनकम टैक्स और इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्सेशन, इन सब को मसावी बनाना और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग को भी ऐड कर लें। हम ये करने में नाकाम रहे। मतलब अभी कुछ अर्सा पहले तक बहुत ही माइनर सा एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स था, यानी कि कोई 1000 एकड़ भी पाकिस्तान में रखता हो
तो वो आपसे कम टैक्स दे रहा होगा। तो खुद सोचिए कि फिर ऐसा कैसे चलेगा। अभी भी जो हमारे रिटेलर और होलसेलर हैं 30 से 36 लाख हैं मुल्क में, मुश्किल से 3 लाख 3.5 लाख रजिस्टर्ड हैं। मतलब ऐसे मुल्क कैसे चलेगा? ये देखिए, मुल्क में खराबी नहीं है, बट द वे वी हैव गवर्नड पाकिस्तान फॉर द लास्ट 77 ईयर्स, ये उसका एक अक्कासी करती है ये चीज कि हम मसावी टैक्स का निजाम भी नहीं बना पाते। ये बाहर से लोग आकर हमें ये बता रहे हैं कि आपके टैक्स का निजाम मसावी नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि जहां टैक्सेस लगे हुए हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट हो सेल्स टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट हो जिनसे कलेक्ट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग या सैलरीड या नॉन सैलरीड पर्सन, उन्हीं से टैक्स लेते जाइए। और फिर वो लोग मुल्क छोड़ के चले जाएं और मैन्युफैक्चरिंग का स्लम्प हो, तो फिर मुल्क तो यहीं खड़ा रहेगा ना। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज कि ये काम हमने किसी के लिए नहीं करना। और अगर आप वो बत्ती इस्तेमाल करती हैं, आप वो रोड इस्तेमाल करती हैं, आप मुल्क की डिफेंस इस्तेमाल करती हैं, मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि फिर आप टैक्स ना दें और मैं वो टैक्स दे रहा हूं, तो फिर हाउ कैन वी लिव इन अ कंट्री लाइक दैट? सो आई थिंक टैक्स का मोराल बनाना, टैक्स गैप्स को पूरा करना और टैक्स का एक फियर भी क्रिएट करना। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो अल कपून माफिया हेड था यूएस का, उसको मर्डर्स पर तो हुकूमत नहीं पकड़ सकी थी यूएस की, पर टैक्स की चोरी पर जरूर अंदर कर दिया गया था। अब जरा मुझे बता दें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी हम कहते हैं कि टैक्स गैप्स हैं, जिसका मतलब है कि जिस पे जो लगा है वो नहीं दे रहा। आपने कितने लोग अंदर किए हैं आज तक? सो कैसे ये निजाम चलेगा? सो पाकिस्तान में अब हमें रियलाइज करना है कि ऑल टैक्सेस हैव टू बी हॉरिजॉन्टली इक्वल। आप, मैं, मैन्युफैक्चरर, एग्री वाला, रियल एस्टेट, रिटेल वाला, दे हैव टू पे। और वर्टिकल भी होना चाहिए इक्विटी, जिसका मतलब है कि 1 करोड़ का प्लॉट लेकर 3 करोड़ में जब बेचते हैं, तो वो जो 2 करोड़ है वो एक बहुत बड़ी इनकम कमाई जाती है, तो उस पे एक कैपिटल गेन्स टैक्स देना बनता है आपका। ये है सारी सोच जो रख के मुल्क को आगे टैक्स के निजाम को चलाएगी। और आखिर में टैक्स को आसान बनाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, इतने नंबर ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस को कम कीजिए, कस्टम्स ड्यूटीज इतनी सारी हैं इनको उड़ाइए, सेल्स टैक्स के रेट को आहिस्ता आहिस्ता 18 से नीचे लाते हुए 5-6 पर लाइए। ये है रियल टैक्स का। और जब आप टैक्स के निजाम में आसानियां और सिंप्लीफिकेशन पैदा करेंगे और टैक्सेस को कम करेंगे, तो टैक्सेस खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने आपको 5 मिनट में एक ऐसा टैक्स का निजाम रखा है जो पीपल फ्रेंडली हो, जो लोगों के टैक्स मोराल को बढ़ा रहा हो और टैक्स कल्चर को आगे लेकर चले। मैं आपको यकीन से कहता हूं, जितने मर्जी एक्सपर्ट को सुन लीजिए, ये 3 लफ्ज किसी ने नहीं बोले होंगे। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि टैक्स का ना कल्चर क्रिएट करते हैं, ना मोराल बनाते हैं, ना इक्विटी लाते हैं, ना सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4 चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे वजीर खजाना बल्कि पूरी हुकूमत ये बात करती है कि हमने बरामदात को 5 साल में डबल करना है। कहने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप 30 से 60 अरब डॉलर पर चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? हम कुछ नया बना नहीं रहे, प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी मैन्युफैक्चर्स नहीं कर रहे, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम लेकर नहीं आ रहे जहाँ पर हम बाहर की मंडियों में जाके रसाई करें। ये हालात में ख्वाब तो बेहतर है, देख सकते हैं आप, लेकिन हकीकत कैसे बनेंगे? मैं पहले तो ये अर्ज करूं कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। मैं हमेशा समझाता हूं कि इंपोर्ट पाकिस्तान की 20 से 25% के दरमियान चलती हैं ऑफ जीडीपी। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो 10.5% हैं जीडीपी का। अब जरा सुन लें, जो आपका साथ वाला मुल्क है वो 22% अपनी इकोनॉमी के हुजम का एक्सपोर्ट करता है। मलेशिया 37%, वियतनाम, टर्की तो कहीं 90% एक्सपोर्ट करता है वियतनाम। अब इसको समझें, अगर आप ये बात मान लें तो पहले तो ये डिसाइड करें कि व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट यू कैन सेल अब्रॉड इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। अगर वाकई मैं कहूंगी जी इसको अमली जामा पहना दें, हियर्स द फॉलोइंग। अगर आप अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर लें, पैदावारी सलाहियत को, तो जैसे आपने 3.5-4 अरब डॉलर की पिछले साल राइस एक्सपोर्ट की है, तो आपके पास एक बड़ी गुंजाइश है कि जो 7 अरब डॉलर की
एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट है, इसको 4-5 अरब डॉलर बढ़ा सकते हैं आप अगले 3 साल में। ये पहली चीज है। दूसरा, अगर आप वाकई सीरियस हैं ये करने के लिए कि आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो फिर आप ये तय करें कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका मतलब है एनर्जी कॉस्ट आपकी जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर आपने पाकिस्तान के जो निजाम में तब्दीलियां करनी है, यानी कि जिस तरह मुल्क को डीरेगुलेट करना है, जिसका मतलब ये है कि मैं अगर कारोबार शुरू करूं या बंद करूं, शुरू से लेकर आखिर तक एक आसानियां पैदा करें, आसानियां हो और फैसिलिटेशन हो, जिस तरह आप बता रहे हैं। बट ये वही बड़ी बात है, ख्वाब देखिए लेकिन स्टेप्स भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो इकदामात मईशत के लिए उठा रही है उसके कोई नताइज भी हमें देखने को मिले और अवाम और तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सों का बोझ है वो किसी ना किसी तरह कम हो सके। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।